तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने के लिए सिसौना नदी पर बनने वाले 150 मीटर स्पान से पुल का शिलान्यास किया, जहां करीब 11.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल से क्षेत्र के लगभग 50,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि पुल बनने के बाद लोगों को सिडकुल और विकासखंड कार्यालय तक पहुंचने के लिए करीब 9 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे समय और ईंधन की बचत होगी और इसके अलावा आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगा। यहाँ आज के इस कार्यक्रम में हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे शक्ति फार्म सितारगंज विधानसभा के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, आप सब ने यहाँ पहुँचने पर बहुत गर्मजोशी से मेरा और सौरभ बहुगुणा जी का और अन्य साथियों का यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारी बहनों ने तिलक लगाया, नौजवान साथियों ने जोश में नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे और सौरभ भाई को निरंतर प्रदेश की सेवा करने की शक्ति प्रदान करता है। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मुझे आज सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खबर विकासनगर से, जहां श्रमिकों की आड़ में फैक्ट्री परिसर और पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले कुछ उपद्रवी लोगों को चिन्हित किया गया। सेलाकोई थाना पुलिस ने उपद्रव करने वाले 10 उपद्रवियों को ऑपरेशन प्रहार के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कुल क्षेत्र अंतर्गत श्रमिकों के आंदोलन में कल दिनांक 16/5/2026 को उग्र रूप ले लिया था, जिसमें पत्थरबाजी की घटना भी कारित हुई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई। तो उस संदर्भ में कल दिनांक 16/5/2026 को थाना सेलाकोई पर मुकदमा अपराध संख्या 59/2026 और 60/2026 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उपद्रवियों के चिन्हीकरण संबंधित उनके नाम पते तस्दीक संबंधित सभी कार्रवाई सम्मिलित हैं। अभी क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी है। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो उपद्रवी तत्व थे, जो लोगों को भड़का रहे थे, ऐसे 10 लोगों के खिलाफ हमारे द्वारा 170 BNS की कार्रवाई अमल में लाई गई है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। और वहीं सेलाकोई में श्रमिकों के आंदोलन को देखते हुए सिडकुल परिसर में तत्काल प्रभाव से BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके बाद से सेलाकोई और आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। और इसके अलावा बिना लिखित अनुमति के किसी लाउड स्पीकर या डीजे का प्रयोग भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहने वाला है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने 2 कांग्रेस नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद भाजपा ये आरोप लगा रही कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह चल रही है और यही वजह है कि ज्योति रौतेला को साइड करके 2 नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि ज्योति रौतेला चुनाव लड़ने के लिए लगातार मेहनत कर रही है और इसीलिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है, ये ज्योति रौतेला ने ही, ये तो घोषित आज हुए, ज्योति रौतेला ने ही ये दोनों नाम, क्योंकि मैं अलका लामा जी से मिला था करीबन 2 महीने पहले, तो अलका लामा जी ने मुझसे कहा था कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष के नाम
महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिए हैं। तो ये महेंद्र भट्ट जी को लड्डू खाने दो क्योंकि ये बिल्कुल बकवास है। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी स्थिति बहुत खराब है और कितने घटिया टाइप के आरोप वहाँ लग रहे हैं कि पैसा देकर अध्यक्ष को हटाने का षड्यंत्र हो रहा है, पैसा देकर अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। कांग्रेस में गणेश गोदियाल को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं हरीश रावत को टारगेट किया जा रहा है, कहीं हरक सिंह रावत से सब परेशान हैं। ये बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस के अंदर चल रही हैं और उसी का परिणाम है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष ने सब बनाया गया। अब जैसे अभी ज्योति रौतेला जी वाला जो मामला हुआ था, तो मैंने एक बात कही थी कि मैंने कहा वो प्रदेश की महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं और इस प्रकार का अतिवादी कदम अगर उन्होंने उठाया तो निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को पूछ के उठाया होगा या कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं उनके संज्ञान में बात होगी और तो इस प्रकार का कदम उठाया होगा। देश में कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल से लेकर हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, तो वहीं सरकार केवल भाषणों से जनता का पेट भरने की कोशिश कर रही है। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में महानगर कांग्रेस कमेटी के सब लोग कांग्रेस जन इकट्ठा होकर भाजपा सरकार जो एक बार नारा लगाती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो आज सारी उत्तराखंड और पूरे देश की जनता लगा रही बहुत हुई महंगाई की बार, बस कर मोदी सरकार। और उसी के विरोध में जहां एक और अभी कुछ दिनों पूर्व बंगाल में पैसों का तमाशा किया गया, आज क्राइसिस का रोना रोआ जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है विदेश मत जाइए। वहीं मोदी जी 5-6 देशों की यात्रा करने के लिए चले गए हैं। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ जनता को महंगाई में झोंक दिया है, दूसरी तरफ उन्हीं पैसों को उड़ाने का काम किया जा रहा है। तो उसके विरोध में आज नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि आज भाजपा सरकार नहीं रह गई है, आज मोदी सरकार रह गई है, मोदी जी का पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है। वीकेंड में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के दावे करने वाली पुलिस की पोल तब खुल गई जब पूर्व सीएम हरीश रावत घंटों लंबे जाम में फंस गए। हरीश रावत ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वो पिछले 1 घंटे से हरिद्वार ऋषिकेश के इस जंक्शन पर भयंकर जाम में फंसे हुए हैं। हरदा ने लिखा कि वीकेंड का जाम ऋषिकेश, देहरादून और अगल बगल के क्षेत्रों के लिए गला घोटू बनता जा रहा है और इस जाम का काउंटर इफेक्ट भी होने लग गया है और इससे कैसे बचा जाए, इस पर कुछ चिंतन होना चाहिए। टिहरी में अंतर्राज्यीय बस अड्डा कवर्ड मार्केट में चल रहे निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी ने फर्नीचर मार्केट में पूरे हो चुके निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया, जहां जिलाधिकारी ने एडीबी अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। हो गई है तो फ्राइडे को कवर्ड मार्केट खुल जाएगा। अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो दुकानों के शटर हैं वो तब चेंज होंगे जब लोग अपनी दुकानों में खुद बैठेंगे, ताकि जो उनके सामने वो शटर्स चेंज हो। फिर अभी जो एक निकल के आया कि एक ही लिखावट में सबके बोर्ड्स हों, उसकी भी हम लोग डिज़ाइन फाइनल करवाएंगे, वो भी कराएंगे। एक हम चाहेंगे कि जो कवर्ड मार्केट और फर्नीचर मार्केट का एंट्री है तो उनके गेट्स अच्छे बने, भव्य बने, ताकि लोगों को एक अट्रैक्शन हो। तो मुझे लगता है ये भी होगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक बहुत अच्छी सौगात दी है कि हमारे टिहरी का जो डाइजर से हमारा जो एरिया है वहाँ पे फसाड डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा एरिया जो है फिर वो बहुत अच्छा निकल के आएगा और हम लोग पर्यटकों को फिर हाईलाइट कर पाएंगे और एडवर्टाइज कर पाएंगे ताकि लोग यहाँ पे। चमोली में वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए 74,23,70,000 रुपए की वार्षिक जिला योजना को मंजूरी मिल गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे किया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नई योजना में सड़क, पेयजल, कृषि उद्यान, पशुपालन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। देखिए, लगभग 74 करोड़ रुपए की जिला योजना चमोली जनपद के लिए आज यहाँ पे पारित हुई है। सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से रखे गए, उन पर विचार किया गया और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको धन आवंटित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि जो जिन विभागों के पास अपनी कार्यदायी संस्थाएं नहीं हैं वो
जिला पंचायत के माध्यम से जो है कार्यदायी सत्ता को लागू करें और उनसे काम करवाएं। बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक जिले के दोनों विधायक, जिला पंचायत से संबंधित अध्यक्ष जी और हमारे बाकी जनप्रतिनिधि इसमें सम्मिलित रहे। हरिद्वार देहात और लक्सर क्षेत्र में एसआईआर को लेकर प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। एसडीएम लक्सर अनिल शुक्ला ने बताया कि 29 मई से 7 जून तक बीएलओ की ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसके बाद 8 जून से अभियान शुरू होगा। लक्सर क्षेत्र में 123 बूथ बनाए गए हैं और सभी पर बीएलओ तैनात किए गए हैं। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे और जानकारी जुटाएंगे। प्रशासन ने लोगों से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है ताकि मतदाता सूची को दुरुस्त किया जा सके। एसआईआर की घोषणा जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है और हमारे यहाँ एसआईआर 29 से 7 तक ट्रेनिंग का कार्य शुरू होगा और 8 तारीख से एसआईआर का कार्य शुरू हो जाएगा। तो बीएलओ हमारी जो है वो नियुक्त हो गई है और हमारे यहाँ टोटल 123 बूथ है और सभी बूथों में बीएलओ नियुक्त है। वो घर घर जा कर के फार्म का वितरण करेंगी और फार्म का जो है कलेक्शन करेंगी। वहीं कालाढूंगी के देवल चौड़ में बीजेपी ने गांव के गौरव सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में गांव के उन समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जो समाज सेवा और गांव के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सम्मानित होने वालों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक समाजसेवी और गांव की उन्नति में योगदान देने वाले कई जागरूक नागरिक शामिल हैं। देवलचौड़ ग्राम सभा के गांव के गौरवों का सम्मान, वो बहन आशा जो रात के अंधेरे में किसी परिवार में खुशी बांटने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है और वापस खुशियों की सवारी के माध्यम से श्रेष्ठ सेवा करते हुए उनको बच्चे को और माँ को सुरक्षित घर पहुंचाती है, अपने घर पर आ जाती है। ऐसी हमारी आशा बहनें कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी बहनें कार्यकर्ता, वो भोजन माताएं जो देश का भविष्य का निर्माण करने के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को भोजन पाते हैं। ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन सबको भोजन कराने का काम, उनको पल्लवित और पोषित करने का काम करती है। साथ ही हमारे बिजली के सम्मानित लाइनमैन, हमारे पानी के सम्मानित लाइनमैन और बहुत सारे जो बॉर्डर पर हमारे जिन्होंने अपना यौवन, अपनी तरुणाई उस बॉर्डर पर भारत देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए दिया, ऐसे हमारे सम्मानित पूर्व सैनिक, बहुत सारे लोगों को सम्मानित करने का अवसर गांव के गौरव के रूप में हमको मिला। हम सब अपने आप को डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर से एक फार्मासिस्टों ने अपनी समस्याएं और मांगे उठाई। अधिवेशन में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में फार्मासिस्टों की भूमिका पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन लंबे समय से उन्हें पदोन्नति, रिक्त पदों पर नियुक्ति और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने सरकार से लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संख्या में फार्मासिस्टों की तैनाती पर भी जोर दिया गया। फार्मासिस्ट एसोसिएशन का जनपद अल्मोड़ा का द्विवार्षिक अधिवेशन है, जिसमें फार्मासिस्ट यह मांग करते हैं कि हमारे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जो मांग थी पदों का पुनर्गठन किया जाए। उस पुनर्गठन में हमारे 1500 का कैडर था उत्तराखंड में, जिसको सरकार ने पुनर्गठन किया दिसंबर 2021 में और उसे 963 पर ला दिया। किसी भी कैडर का पुनर्गठन होता है तो पदों की संख्या बढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ पदों की संख्या कम कर दी गई। चिकित्सा एक ऐसा पेशा है जो आम जनता के जीवन की रक्षा के लिए जुड़ा है। अगर उसमें बने हुए पद समाप्त कर दिए जाएंगे तो आम जनता को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पद पूर्व की तरह 31 दिसंबर 2021 से पूर्व जो हमारे पदों की संख्या थी उसी को निर्धारित किया जाए। देखिए, संगठन का हमारा अधिवेशन जो है प्रत्येक 2 वर्ष में होता है और आज अल्मोड़ा जनपद शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन है, जिसमें अधिवेशन के दौरान नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और जो हमारे माननीय अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं उनके माध्यम से हम सरकार शासन को अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराते हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हमारे जो संवर्ग के पदों का नुकसान हुआ IPHS मानक के दौरान द्वारा जो हमारे ढांचे का पुनर्गठन किया है, उससे हमारे पदों का बहुत नुकसान हुआ है और हमारे उन पदों को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी एक मांग 2021 से हम लगातार सरकार शासन के सम्मुख उठा रहे हैं।
हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर में बनी मस्जिद की ऊंची मीनारों की ऊंचाई कम करने का काम शुरू हो गया है। प्रशासनिक निरीक्षण के बाद मस्जिद कमेटी ने मीनारों की ऊंचाई घटाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद शनिवार से तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मस्जिद की मीनारों की ऊंचाई तय मानकों से ज्यादा बढ़ा ली गई थी। पिछले साल प्रशासन ने निर्माण को सील भी कर दिया था। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल मीनारों की ऊंचाई कितनी कम होगी, इस पर अंतिम फैसला अभी स्पष्ट नहीं। सोशल मीडिया पर जो भी शिकायतें मस्जिद में निर्माण के लिए, मीनार में निर्माण के लिए हो रही थी, उसमें प्रशासन ने स्थिति का जायज़ा लिया और पुष्टि की कि किसी तरह का कोई निर्माण मौके पर हमारे द्वारा नहीं किया गया। और उसके अलावा जो पूर्व में एक मीनार का जो मुद्दा चलता आ रहा है, उसमें मस्जिद के प्रबंधन की आपस में जो मीटिंग हुई है और स्वेच्छा से हम लोगों ने उसको कम करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। और चूंकि प्रशासन स्तर पर मामला विचाराधीन है, तो जहां से भी अग्रिम आदेश प्रशासन से जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ दिन पूर्व जो है सोशल मीडिया में मैसेज ट्रैक कर रहा था कि सुल्तानपुर में मीनार वाली मस्जिद में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। तो मौके पर यह पाया गया कि निर्माण कार्य तो नहीं किया जा रहा है, परंतु मस्जिद के अंदर फर्श पर उसको जो है फिनिशिंग का काम जो है थोड़ा बहुत किया जा रहा था। और पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि जो यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं उनको ये बड़े बड़े जो गिट्टी पड़े हुए हैं ये चुभते हैं, इसलिए इसको हटाया गया है। तो वहीं ऋषिकेश में एम्स के गेट नंबर 2 के पास हरियाणा नंबर की एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना कैसे हुई इसका अभी पता नहीं चला है। कार सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई और इस घटना में किसी के भी घायल होने की जानकारी पुलिस के पास नहीं पहुंची है। कार नंबर के आधार पर पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा कैसे हुआ। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी देखा जा रहा है। तो वहीं रुद्रपुर के ऊखीमठ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान महामदेश्वर धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया विधिवत शुरू हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भगवान महामहेश्वर की चल विग्रह उत्सव मूर्तियों को गर्भगृह से सभा मंडप में विराजमान कराया गया है। आज से जो है यात्रा का आगाज हो गया है और अपना इष्ट आराध्य भगवान मद्देश्वर को मानते हैं। नए अनाज का लोग श्रद्धा से भोग लगाते हैं और तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, जो पूजाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनका पूर्ण रूप से जो है संपादन करके जो है सभी की गरिमामय उपस्थिति में भगवान की जो भोग मूर्ति है सभा मंडप में विराजमान हो गई है। और आज 17 तारीख को भगवान अपनी गर्भगृह से बाहर आए हैं और 18 तारीख को आम धर्म दर्शनार्थ यहाँ विराजमान रहेंगे और 19 को यहाँ से डोली प्रस्थान राकेश्वरी मंदिर रांची में और 20 को गोंडार गांव में रात्रि विश्राम और 21 को लगभग 11 बजे के करीब जो है द्वितीय केदार भगवान मद्देश्वर के कपाट खुलेंगे। वहीं चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपनीय मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए विधिवत रवाना हो गई है। कपाट खोलने की प्रक्रिया के तहत गोपीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई है और इसके बाद भगवान रुद्रनाथ की देव डोली जयकारों और सेना की बैंड की मधुर धुनों के बीच श्रद्धालुओं के साथ मंदिर के लिए प्रस्थान कर गई। मंदिर के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट ने बताया कि रुद्रनाथ मंदिर के कपाट सोमवार यानी कि 18 मई को वैदिक विधि विधान के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दी खबर। नमस्कार।